अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल भाई? ठंड आ गई है और कराची गिरदोनवा में दर्जा हरारत गिर चुका है 10, 11, 12, कहीं 9 इवन सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। सूप और दीगर जो सर्दी के लवाजमात हैं वो शुरू हो गए हैं। गाजर के हलवाजात और लौकी के हलवाजात, जिसे आप पंजाब में पेठे का हलवा भी कहते हैं, वहाँ पर दुकानों पर रश लग गया है। सो वो जो यूजुअल सर्दी की एक्टिविटी होती है वो चल रही है। बाकी मुल्क में भी यही सूरत हाल है। कहीं कहीं पहली बर्फबारी भी, आपको पता है, हमने कल बताया था, मरी में रिकॉर्ड की गई है। सवात में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। ये अस्तोर के मनाजर हैं। सफ़ेदी की चादर ओढ़ ली है वादी ने और इट लुक्स ब्यूटीफुल, स्टनिंग, पीसफुल। नीलम, बात ये नीलम के मनाजिर भी, हमने सोचा अब मौसम की बात चल ही निकली है तो फिर बाकी जगहों की भी सूरत हाल आपको बता दें। कराची में जैसे हम कोयटे की हवाएं कहते हैं या साइबेरिया की हवाएं कहते हैं, एक्चुअली हमें कल ही मेट्रोलॉजिस्ट बता रहे थे कि ये कराची वाले कोयटा की हवा कहते हैं, कोयटा वाले कंधार की हवा कहते हैं, कंधार में से साइबेरिया की हवा कहा जाता है। तो एक्चुअली ये साइबेरिया से ही रही होती हैं, लेकिन उसका असर यहाँ शहर और गिरदोनवा में देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। भाई दबे कीनू आए उस तरह से या नहीं आए? मतलब आ तो गए हैं कीनू मार्केट में, लेकिन कीनू का वो जायका, वो रस, वो जूस जो हुआ करता था, मेरे तो अभी मुशाहिदे में नहीं आया। अगर आपको इस तरह के कीनू मैसर हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। @GeoPakistan हमारा एक्स हैंडल है, अगर आप एक्सेस कर पाएँ किसी तरह, या हमें आप फेसबुक पे टैग कर दें या हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात, चूँकि अब सर्दी की छुट्टियां हैं और बहुत सारे लोग बाहर से, हमारे बहन भाई, कज़न्स, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब ट्रैवल कर रहे होते हैं और कुछ लोगों ने यहाँ फरमाइशें भी की भी होती हैं, फिर अपने तई तोहफे भी लेके आने की कोशिश करते हैं। तो FPR ने जनाब बैगेज जो पॉलिसी है ना, उसमें तरमीम कर दी है, जिसे बैगेज स्कीम कहा जाता है। और देखिए कैसा टाइम पे की है ये। इट इज़ दैट टाइम ऑफ द ईयर जब सबसे ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। बहुत सो ने अपनी प्लानिंग के तहत चीज़ें ख़रीद ली होती हैं, बस आ रहे होते हैं, कुछ तक शायद ये खबर अभी पहुँचे भी ना और उन्हें एयरपोर्ट पर मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन FBR ने मौके पर चौका लगाया है और कह रहे हैं भाई, बैरून मुल्क से ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक मोबाइल फ़ोन लाने की इजाज़त होगी, यानी कि अपने फ़ोन के अलावा वो जो एक फ़ोन आप इससे पहले ला सकते थे वो भी नहीं ला सकते। सो यू कैन नॉट ब्रिंग एनी डब्बा पैक फ़ोन एज अ गिफ्ट टू बी गिवन टू एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स, या जिन्होंने आपसे फरमाइश की हो या मंगवाया हो, वो भी आप नहीं ला सकेंगे। सिर्फ आपके अपने इस्तेमाल का जो फ़ोन है वही आप कैरी कर सकेंगे। बेसिकली यू कैन नॉट ब्रिंग एनी थिंग जिसकी वैल्यू $1200 से ज़्यादा होगी। इनफैक्ट अब ये भी इबाम है कि मजमूई तौर पर $1200 की चीज़ें तो वैसे ही बन जाएंगी, या एक चीज़ जिसकी वैल्यू $1200 से ज़्यादा होगी वो आप नहीं ला सकते। और ये भी कहा गया है कि ये सारी चीज़ें ज़ब्त कर ली जाएंगी और ड्यूटी, टैक्स वैक्स पे करके भी आपको नहीं मिलेंगी। सो वो किसके पास जाएंगी? क्या FBR हुक्काम के पास जाएंगी या आपस में बांट लेंगे? क्या होगा अगर ड्यूटी टैक्स देकर भी वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं? वो चीज़ें तो आप लोग ज़ाया करने नहीं वाले हैं, तेज़ाब डाल के आग तो लगा नहीं देंगे आईफोन्स वगैरह पे, दीगर चीज़ों पे। सो उनका क्या होगा ये हमें नहीं पता। खैर, ये बैगेज रूल्स में तरमीम कर दी गई और देखी होगी आपने खबर, कल ही बहुत से लोगों के लिए खबर थी। हमने सोचा इन केस यू प्लानिंग टू ट्रैवल और एनीबडी हु सी, नोटिफिकेशन हो गया है, एनीबडी you know is traveling and bringing your stuff, so बता दें भाई, मोहतात रहें। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम ज़रा बात करेंगे कि पॉलिटिकली क्या चल रहा है। एक मदारिस वाला इशू वो तो चल ही रहा है और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है उस पर भी बात करेंगे। सिविल नाफरमानी के लिए उन्होंने डेडलाइन एक दी हुई है जो कि पहले 13 थी, अब 15 हो गई है। 24 नवंबर की कॉल ऑल्दो नाकाम हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ को क्या कहें, बड़ा सियासी झटका लगा। कुछ दिन बाद ही इमरान खान ने कहा कि अभी एक आखिरी कार्ड उनके पास बाकी है और फिर जल्द ही ये कार्ड उनकी बहन अलीमा खान की ज़बानी फिर सामने आ गया। सो इससे पहले जो लोग कहा करते थे कि अलीमा खान ने क्यों ऐलान किया इससे पहले वाले एहतजाज का, वो दोबारा से अपना मुंह देखते रह गए और दोबारा अलीमा खान ने ऐलान किया। उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की धमकी दी। हम PTI के अपने लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे अली मोहम्मद खान साहब बड़े वोकल थे, भाई अलीमा खान को ऐलान नहीं करना चाहिए था। मैंने खान साहब से जाके अर्ज़ किया और उन्होंने मेरी बात तस्लीम की। सर, उन्होंने नहीं तस्लीम की आपकी बात, सुन लीजिए क्या कहा। 2 डिमांड्स आगे रखे हैं उन्होंने। कहा एक डिमांड, एक सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉप आपके 3
जो आपके जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीधे उन जजेस के नीचे एक GIT बनाई जाए। और दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर जेलों में डाले हैं, इनको रिहा किया जाए। ये तो डिमांड नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। ये था ऐलान। ज़राए बता रहे हैं कि पार्टी क़यादत 24 नवंबर के एहतजाज के नताइज के बाद दोबारा रिकवर होना भी चाहती है, इसलिए वो अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। ज़ाहिर है लोग भी थोड़ा थक जाते हैं या तंग आ जाते हैं। अक्सर रहनुमा समझते हैं कि 2014 में ताकतवर हलकों की हिमायत के बावजूद सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हुई थी। मौजूदा हालात में तो पार्टी के हक़ में कतई माहौल साजगार नहीं है। नतीजा इस बार भी मुख्तलिफ नहीं होगा। पार्टी के कई अरकान समझते हैं कि बैरून मुल्क मौजूद लोग अपने अजीज़ों, अपने प्यारों, अपने बहन भाइयों, अपने बच्चों को पैसे भेजते हैं। ज़ाहिर है कोई अपनी गैस, बिजली, ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं ख़त्म करना चाहता, नहीं कटवाना चाहता अपने मीटर, उसके बाद जुर्माने भरने पड़ते हैं। बैरून मुल्क मुकीम कोई शख्स अपने वालिदैन या बीवी या वालिदैन की दवाओं के लिए या बीवी बच्चों की स्कूल के लिए पैसे नहीं भेजेगा तो क्या करेगा? मतलब आप इनकरेज करेंगे कि गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल किए जाएं, फिर तो कमाल ही होगा। वैसे हो सकता है वो भी। अब यही वजह है कि PTI ने सिविल नाफरमानी की धमकी के साथ मुज़ाकरात का ऑप्शन भी खुला रखा हुआ है। हमने जो डिमांड्स रखी हैं पीके प्रिजनर्स की रिलीज की और जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी की 9 मई के हवाले से और 24 नवंबर 2024 के हवाले से, या ये पूरी नहीं हुई तो हम लोग सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जाएंगे और उसका टाइम फ्रेम और वो सारी चीजें भी आपके सामने रख जाएंगे, तफसीलात हम लोग देंगे और ये मुल्क गिर भी होगा और ये बैनुल अक़वामी दुनिया में भी पाकिस्तानी ये इंशाल्लाह इसको एक्सिक्यूट करेंगे और ये हमें मजबूर ना किया जाए कि हम लोग इस तरफ जाएं, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो मौजूदा हुकूमत को उठाने पड़ेंगे। आम पाकिस्तानी जो है वो अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए ये कदम उठाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंसानों फरिश्ते हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत का दावा है कि 24 नवंबर के कॉल के तरह सिविल नाफरमानी की एक कॉल भी मिस कॉल साबित हो, बल्कि PTI की मुश्किलात में इजाफा हो। अब मजीद इससे ज़्यादा क्या इजाफा होगा? हुकूमत ने कोई मरबूत प्लान भी बनाया हुआ है। ये भी इत्तलात थी कि PTI के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। सियासी मुखालिफिन अलग PTI को आड़े हाथों ले रहे हैं। वो ऐसे ऐलानात को बैरूनी एजेंडे और साजिश से जोड़ रहे हैं। ये भी मैं कह सकता हूं कि उसने आज तक जो हरकत की है इस तरह की जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके, वो उसकी भी अपनी ख्वाहिश नहीं होगी। कहीं से उसको नोट्स आते हैं, हर वो काम करेगा जिससे वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। वही पैसा जो कि लग सकता है किसी भलाई में, किसी हॉस्पिटल में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, वही पैसा आप इस तरीके से आप मुल्क को बंद करवाने की कोशिश करते हो ताकि आपके स्टॉक पे प्रेशर आए। ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश। और अभी भी जो आप बात कह रहे हैं कि उसने कहा कि जी डिफेंस प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट किया जाए, ये भी किसी और की ख्वाहिश पे चल रहा है। तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक इस वक्त चलाने की धमकी दे रही है जब एक सूबे में इनकी अपनी हुकूमत है और इस तरह ज़ाहिर है वो हुकूमत का हिस्सा हैं। अपनी ही हुकूमत में रहते हुए अपने ही लोगों को कहेंगे कि हुकूमत की रिट तस्लीम ना करें, बैरून मुल्क से पैसे ना आएँ और पैसे ना आने की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारों लाखों ख़ानदान भी इसकी जद में आएंगे। समझ नहीं आता कि क्या सोच कर ये किया जा रहा है। शेल अफजल मरवत साफ कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक पार्टी के लिए बहुत मुहलक साबित होगी। तहरीक इंसाफ ने बहरहाल मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखा है। हुकूमत ने भी अभी तक वही बात रखी हुई है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। मेरा ख्याल है उस तरफ से भी पहल करनी चाहिए, लचक दिखानी चाहिए, क्योंकि तस्वीया होना चाहिए, ये मामला अब सुलझना चाहिए। देखते हैं कि हुकूमत बातचीत करती है या PTI अपना शौक़ पूरा कर लेती है बस एक दफ़ा फिर कोई कॉल देकर। ज़ाहिर है एक मुल्क बहरानी कैफियत में तो आ जाता है ना, जब भी कोई इस तरह की शरारत कह लें या ऐलान कह लें या एहतजाज कह लें या जो भी करने का शोशा छोड़ा जाता है, इट बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन एंड अटेंशन डाइवर्ट होती है, स्टॉक एक्सचेंज मुतासर होती है, कारोबार मुतासर होता है। पिछला जो धरना इस्लामाबाद में धरना कम एहतजाज जो भी हुआ, उसकी वजह से हम सब लोग कितने दिन अजियत में रहे। पूरा पाकिस्तान ऐसा लग रहा था एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है, मफलूज रहा इस्लामाबाद, रावलपिंडी। सो इट डज अफेक्ट ऑल ऑफ
पास। इसी पे बात करते हैं, तज्जिया लेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, तहरीक इंसाफ अब एहतजाज के लिए मार्च धरने तो कर चुकी है, लेकिन अब सिविल नाफरमानी का इरादा रखती है, तो क्या आपको लगता है ये कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन है, इसकी कामयाबी के चांसेस हैं, या इससे कुछ हासिल हुसूल नहीं होगा? मेरा नहीं ख्याल कि जो तहरीक इंसाफ अब सिविल नाफरमानी का एक कार्ड इस्तेमाल कर रही है ये कोई बहुत सूदमंद होगा तहरीक इंसाफ के लिए। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये बात पता है कि ये कार्ड ज़्यादा चलने वाला नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से, यानी अगर आप हुकूमत का देखें और तहरीक इंसाफ का देखें, दोनों तरफ जो है वो गाजर और स्टिक वाली जो पॉलिसी है वो चल रही है, यानी छड़ी और गाजर वाली। एक तरफ जो है मुज़ाकराती कमेटी PTI ने बनाई है, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की बात कर रही है। इसी तरह से हुकूमत एक तरफ इमरान खान साहब पे मुकदमात, नए मुकदमात की बात कर रही है, और साथ ही में जो है वो आपने देखा है कि बहुत सारी जो दरख्वास्तें हैं वो खैर वो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, वो अदलिया के अंदर लग चुकी हैं, आईनी बेंच उसको सुनेगा। तो मेरे ख्याल है कि बहुत दोनों तरफ से ये चल रहा है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये कार्ड वो पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, और काफ़ी इसका जो नाकाम उस वक्त हुआ था 2014 में जब उन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। और इमरान खान साहब अपने तुर्किश के जो तीर हैं वो एक वक्त में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और हालांकि ये सब वो हरबे हैं जो कि तहरीकों के आखिर में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये एक ऐसी तहरीक है जो कि जिसके आगाज़ अगर आप माजी में देखें तो इसके ऊपर कोई कभी भी कामयाबी नहीं हुई। मसलन गांधी जो थे उन्होंने ये तहरीक का आगाज़ किया, वो इसमें कामयाब नहीं हुए, और इसी तरह से मुतअद्दिद मिसालें भी मिलती हैं। और लोगों के रेमिटेंसेस भेजने का जो मामला है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ये चाहेंगे कि लोग अपने ख़ानदानों को जो है वो, जो कि रियासत को नहीं भेजते, अपने ख़ानदानों को भेजते हैं, और एक बड़ी तादाद है जो कि मिडिल ईस्ट से भेजती है, बल्कि वही ज़्यादा भेजते हैं। तो अगर वो अपने ख़ानदानों को नहीं भेजेंगे तो किसको भेजेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि एक प्रैक्टिकल उस तरह की एक तहरीक है या एक तरह से उनका एहतजाज है। इसके मकासद जो हैं वो दूररस इमरान खान साहब हासिल करना चाहते हैं। इससे और ज़्यादा डिवाइड बढ़ेगी और ज़्यादा नफ़रत बढ़ेगी, जैसे कि फ़लाने प्रोडक्ट्स का आप जो है वो बाइकआउट कर दें, आप सिविल नाफरमानी कर दें, यानी रियासत से जो बगावत के मुख्तलिफ हरबे हैं वो कामयाब ना भी हों, लेकिन वो किसी सूरत जो है वो अपना असर छोड़ देते हैं। और मेरा ख्याल है यही वो पॉलिटिक्स है नफ़रत और तकसीम की, जिसका कि फ़ायदा उठाने की कोशिश होगी। इसमें तो अब कोई शक नहीं है कि हम नफ़रत और तकसीम की ही सियासत कर रहे हैं सारे लोग ही। अब ये बताइएगा आसमा साहिबा के फ़ाइनल कॉल की तरह अब इस बार भी ये बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत और इमरान खान एक पेज पर नहीं है। प्रॉब्ली उनकी फैमिली और वो एक पेज में है, जिसमें उनकी बहन है, उनकी बेगम है। अब बाकी सियासी रहनुमा उनसे ज़रा इख्तलाफ राय रखते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टी के अंदर एक कन्फ्यूजन है, लेकिन ज़ाहिर है खान साहब का ऑर्डर है तो मजबूरी है इन सब की। इस तरह ये जमात चलती रहेगी, चल सकेगी? मेरा नहीं ख्याल इस तरह से जमातें चल सकती हैं कि कोई शख्स जो है वो वन मैन शो के तौर पे पार्टी को लीड करे। ये लॉन्ग मार्च जो हुआ इसके ऊपर भी पार्टी के बहुत सारे रिजर्वेशंस थे, मगर मुझे लगता है कि ये भी एक स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की, क्योंकि होना तो वही होता है जो कि इमरान खान साहब चाहते हैं। और स्ट्रेटजी ये है कि इस पर इख्तलाफ करके बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, या फिर ये कि कन्फ्यूजन बरकरार रहती है। एक ग्रुप सामने एक वक्त में आता है, दूसरा ग्रुप दूसरे वक्त में आता है। तो ये इसके ऊपर बहरहाल जो भी एक संजीदा सियासत है उसके अंदर कोई भी इसको तस्लीम नहीं कर सकता। कोई सियासी जमात जो है वो इसको देखते हुए भी इसके ऊपर नहीं खड़ी हो सकती कि आप लोगों को कहें कि बिल जला दें, या आप लोगों को कहें कि आप गैस के और बिजली के जो बिल हैं वो ना भरें, जब वो कट जाएँ तो उसके बाद वो कैसे लगवाएँ। वो एक दिक्कत का काम है जो कि अवाम जानते हैं कि ये ना तो सियासतदानों का मामला है, ना ये रहनुमाओं को इससे गुजरना होता है, ये तो अवाम के मसाइल है। और अवाम के मसाइल बढ़ाने की बात हो रही है, उसको कम करने की बात जो है वो सियासत के उसमें नहीं हो रही है। और अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ हो या दीगर सियासी जमातें, वो ख़ास करके तहरीक इंसाफ, वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को सामने रखते हुए अगर एहतजाजी कॉलें देगी तो शायद उसके लिए बेहतर भी होगा, और बात फिर भी मुज़ाकरात की टेबल पर आएगी। तो पहले ही मुज़ाकरात किए जाए, उसके बाद जो भी कार्ड्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सियासत में कुछ भी जो है वो
आखिरी दिन नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस बात की पजीराई होगी, इसीलिए अली अमीन गंडापुर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि खान साहब को हम बात करेंगे और अभी हतमी नहीं है। मगर दूसरी तरफ उन्होंने ये कॉल अलीमा खान साहिबा के ज़रिए से दी है, उन्होंने आज कल जो है वो अनाउंस किया बाहर आके, तो एक कन्फ्यूजन भी है। और पार्टी जो ऑन ग्राउंड है, जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ को जानती है, वो यकीनी तौर पर इसके ऊपर जो है वो रज़ामंद नहीं होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। ऑल राइट, अब लास्टली मासूम साहिबा, एक तरफ तहरीक इंसाफ के ऐसे इरादे हैं तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी, आपको पता है, मदारस रजिस्ट्रेशन वाले इशू पर कुछ करने को तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। कुछ जो हुकूमती और कुछ दीगर जो उलमा हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, सो उलमा वर्सेस उलमा का भी हमें तासुर मिला। समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। हुकूमत के लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज कौन बन सकता है, ये वाला इशू या PTI की सिविल नाफरमानी? मेरे ख्याल है मदारस वाला इशू तो तय हो जाएगा, और उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तय हो भी गई हैं, और ये जो मुश्तरका इजलास होगा इसमें काफ़ी चीज़ें सामने आ भी जाएंगी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी एक मुतालबे के को सामने रखा है, एक बड़ा जलसा किया है। उन्होंने कॉल भी कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो उन मुतालबात में कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो कि तस्लीम नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब के मुतालबात जो हैं वो ये हैं कि जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए बशमूल उनके, और साथ ही उनका ये है कि 26 के हवाले से नवंबर के और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब ये जो जुडिशल कमीशन हैं ये ऑलरेडी इसके ऊपर आइनी अदालत ने जो है वो दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर कर दी हैं। बल्कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकली के हवाले से भी उन्होंने दरख्वास्त जो है वो मंजूर की है। इसी तरह से 9 मई हो या 26 नवंबर हो, ये जो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन के ऊपर भी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर किए। तो ये हफ़्ता जो है ये आइनी एतबार से, आइनी बेंच के हवाले से और इन तमाम मुकदमात के हवाले से बहुत अहम है, और हो सकता है कि वाया सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा हल निकलने की या निकालने की कोशिश की जाए जो कि महाजराई को या जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको काफ़ी हद तक कम करे। शुक्रिया, थैंक यू आसमा साहिबा। लेट्स सी क्या होता है। सो आप कह रही हैं आपको उम्मीद है कि जो मदारस वाला इशू है ये जल्द हल हो जाएगा, और ज़ाहिर है जो PTI का चैलेंज है वो तो चैलेंज है ही। कमिंग बैक टू मौसम, सियासत तो हमारी गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन मौसम हमारा ठंडा हो गया है। अस्तोर चलेंगे, रफ़ीउल्लाह हमें बताएंगे कि वहाँ कितनी बर्फ़ पड़ गई है अभी तक। अस्तोर के बलाई इलाकों समेत दूर आफ्ता एरिया में कई रोज़ से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। यहाँ पे हालिया बर्फबारी के बाद जारी सर्दी की लहर में भी इजाफा हो चुका है। इस वक्त यहाँ अस्तोर के अंदर खून को जमा देने वाली सर्दी का जो है वो आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे आबशार जम चुके हैं, वाटर चैनल के ऊपर बर्फ़ की तह जम चुकी है, जिसकी वजह से लोगों की जो मुश्किलात और मसाइल की बात की जाए तो स्पेशली जो हालिया जो सैलाब मुतासरीन है, जो 15 अगस्त से लेके अभी तक खेमों के अंदर मौजूद हैं, रिहाइश पजीर हैं, उनके मसाइल और मुश्किलात में इजाफा चुका है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो महकमा सेहत के मुताबिक मुख्तलिफ जो बीमारियाँ, ख़ासकर जुकाम है, नज़ला है, गले की जो बीमारियाँ हैं, इनमें इजाफा चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पे खुराक को लेके स्पेशली गंदम की कई जगहों पे किल्लत की इतला है, और यहाँ पे गैस और लकड़ी की तरफ में इजाफा हो चुका है। तो इनकी जो कीमतें हैं, जो खुद साख्ता कीमतें जो आसमान से बातें करने लगी हैं, जिनकी वजह से लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है वो भी जवाब दे चुकी है। जी भाई, सो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, और खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है अस्तोर में, और भी इलाकों की सूरत हाल हम आप तक पहुँचाएँगे। लेट्स टॉक सम क्रिकेट, और डर्बन में आज मैच होगा हमारा। ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज़ हारे, मगर जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान हमने मारा, लेकिन ये हो गई कल की बातें। आज है पाकिस्तान का सामना जनूबी अफ्रीका जैसी मंझी हुई टीम से। वैसे वो उतने मंझे हुए हैं अब, जब एक ज़माने में मुझे याद है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन 19s हमारी टीम बड़ी मजबूत होती थी, लेकिन हमारी छेड़ थी साउथ अफ्रीका से, हम नहीं जीत पाते थे उस वक्त। तो खैर T20 के ईजाद से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। प्रोटीज़ मद्दे मुकाबिल होंगे आज, और इसके खिलाफ अपने घर में अक्सर ख़तरनाक, आपको पता है ये अपने घर में अक्सर ख़तरनाक साबित होते हैं, मगर इस वक्त पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी ना सही बुरी भी नहीं है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के
दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला T20 आज डर्बन में खेला जाएगा। शाम को है, तवक्को है कि मुकाबला कांटे का होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक टू बी एग्जैक्ट रात 9 बजे शुरू होगा। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान क्वीन शर्ट्स की क़यादत कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम दौरा जनूबी अफ्रीका में इसके अलावा 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस भी खेलेगी 3 T20s के अलावा। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, वापसी हुई है हमारे बड़े प्लेयरों की, कुछ पे हमारी होगी कि साइम अयूब किस तरह से अपने आप को ढालते हैं फॉर T20। सुफियान पे भी हम ज़रा नज़र जमाए हुए होंगे। सो व्हाट आर योर टेक्स ऑन इट? आज क्या एक्सपेक्ट करें हम कल से ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो हमारे बड़े प्लेयर हैं रिजवान और बाबर और शाहीन और नसीम शाह, ये लोग खेल नहीं रहे थे पिछले दिनों ना। जिम्बाब्वे में उनको नहीं खिलाया जा रहा था, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे, जो कि बहुत बड़ा सेटबैक है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहसिन नकवी साहब से मेरी जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इज्जत देंगे, हर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा, मगर किसी ने नहीं खेली। जब इस किस्म की सिचुएशन होती है कि आपको रेस्ट दे दिया जाता है कि जी आप अभी इस फॉर्मेट के लिए नहीं खेल रहे, तो जितने भी बड़े प्लेयर हैं दुनिया के जिनके साथ मैं खेला हूँ, वो भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, इनसे भी बड़े नाम थे, वो सब जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे ताकि प्रैक्टिस में इन टच। इन्होंने नहीं खेला। अब आप पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो इशू आ रहा है वो बैटिंग ऑर्डर में आ रहा है। आपके पास रिजवान है, बाबर है, तो अगर ये 2 ओपन करते तो साइम कहाँ खेलेंगे? अगर साइम ओपन करते तो क्या बाबर 1 डाउन खेलेंगे? दैट विल बी इंटरेस्टिंग। फिर इरफान और ताहिर और उस्मान खान को यूएई से लाया गया है, वो यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, तो देखते हैं कि बैटिंग ऑर्डर क्या होता है। तो आज मेरे लिए जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि टीम क्या खेलती है। सुफियान को खिलाते हैं इसलिए कि विकेट देखकर भी फैसला होगा कि टर्निंग विकेट है या नहीं है। आपके पास 5 फास्ट बॉलर्स हैं, उसमें से जो है मेरे हिसाब से हारिस शाहीन और अब्बास अफरीदी को खेलना चाहिए, दे आर द बेस्ट। तो बाकी जहादाद और हसनैन को तो उन्होंने जिम्बाब्वे में भी नहीं खिलाया। अच्छा, अब ये बताइएगा, आप वैसे अपने गए वक्त की बात कर रहे थे, उस वक्त इतने फॉर्मेट्स नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं होती थी, लंबे लंबे गैप्स होते थे। सो एक नेचुरली इंसान को रेस्ट भी तो चाहिए होता है। लीग्स नहीं होती थी, T20 नहीं होती थी। सो सिकंदर, टाइम्स हैव चेंज्ड अ लिटिल एज वेल। पैसा भी कम होता था नेचुरली, हर चीज़ कम होती थी, क्रिकेट भी कम होती थी। सो इसलिए ज़्यादा डोमेस्टिक की तरफ भागते थे क्रिकेटर्स। वैसे हम नॉट टेकिंग इट अवे कि नहीं खेलना चाहिए, लेकिन मे बी रेस्ट करने की एक वजह ये हो सकती है कि एट टाइम्स आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि येस यू नीड टू स्टॉप फॉर अ वाइल एंड देन स्टार्ट अगेन। बट उस रिदम में आने के लिए शायद आपका ये मानना है कि डोमेस्टिक में ज़रूर हाथ आजमाना चाहिए था। अच्छा जी, बाबर की एवरेज हम बात करेंगे, 51 है साउथ अफ्रीका में। सो लगता है कि आपको इस मरतबा उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी, जिससे हमें अल्टीमेटली चैम्पियंस ट्रॉफी में फ़ायदा होगा, जो होपफुली होगी। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि रिजवान भी फॉर्म में आए, वो भी उनकी भी जो स्ट्राइकिंग रेट जो है रिजवान और बाबर की इतनी मज़ेदार नहीं है पाकिस्तान के मैचेस में T20 वगैरह में, तो उनको अपने इस फॉर्म को थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। खैर ये तो T20 है, उसके बाद ODIs होंगी तो उसमें हमें पता चलेगा और भी कि ये किस किस्म की फॉर्म में। इन दोनों का फॉर्म में आना इसलिए ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ये पिछले 4 सालों 5 सालों से खेलते रहे, इनका कोई रद्दोबदल हमें नहीं है। हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं आए कि हम कहेंगे वो हमारे पास ये प्लेयर आ गए तो इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। नहीं, इनकी हमें सख्त तरीन ज़रूरत है और इनके इन फॉर्म होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पिछले 4-5 सालों से जो खेल रहे हैं, तो अब इनका फॉर्म में आना पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत सख्त ज़रूरत है। और इनको जो है ये मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये कब आते हैं, कब इस दफ़ा इनकी फॉर्म लग जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अच्छा, हारिस को हम कंटिन्यू खिलाते आ रहे हैं, डू यू थिंक कि उनको थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है रोटेशन पॉलिसी के तहत? बिल्कुल, अभी रेस्ट की बात हो रही थी तो जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको ज़बरदस्ती उनको मैचेस खिलाया गया पूरे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मैच खेले, दोनों फॉर्मेट में खेले, इधर भी आके पूरे फॉर्मेट्स में वो मैचेस खेले। तो ये लॉजिक मुझे इसलिए समझ में नहीं आई थी। हम उस वक्त भी बात कर रहे थे कि जिम्बाब्वे में उनको रेस्ट देना चाहिए था, हाँ, ताकि उनको थोड़ी सी उनकी वो जो है देखें ना, वो बॉलिंग करते हैं, वो लगातार बॉलिंग किए जा रहे थे, तो उनका रेस्ट लेके फिट रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ये मैं बाबर और रिजवान की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट में हारिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उनकी जो बॉलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त जा रही है, तो उनको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी था, मगर नहीं दिया गया। तो हो सकता है इसमें भी कोई मंतक हो। अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे ना कि रेस्ट होना चाहिए, मगर इधर जो है वो रेस्ट नहीं दिया गया।
अच्छा वाइस कैप्टन कोई नहीं है, उससे मुझे उससे मुझे बताएं तो रिजवान अगर रेस्ट करते हैं या खुदा न खास्ता किसी उज़र की वजह से नहीं होते तो फिर कौन होगा लीड करने वाला? लीड करने वाला बाबर है ना, डेटा बहुत है हमारे पास, कप्तान बहुत हैं, बाबर हैं, वो कर लेंगे, शाहीन कर सकते हैं, 2 कप्तान तो यही हो गए आपके पास इस टीम में। But do you think it's important to have a vice captain in the team? Yes, it's very important. देखिए वो उसको, बल्कि आप वाइस कैप्टन को कई दफा पे अक्लमंदी ये होती है जो कि बाबर ने कभी नहीं की। हमेशा ये करना चाहिए कि जब आप कप्तान बन गए ना, आप बहुत बड़े प्लेयर कप्तान हैं, तो किसी एक आधे मैच में खुद को खेलें आप, मगर कहें यार वाइस कैप्टन तुम जाओ लीड करो, और आप उसको गाइड करें कि आप जो है किस तरह कप्तानी करो, ये गलती करो, ताकि आपका दूसरा बंदा जो है वो डेवलप हो सके। ये चीज़ हम कभी भी नहीं करते। तो इस दफा जो आप कह रहे हो, तो सलमान अली आगा तो उनका कप्तान है, वाइस कैप्टन। मुझे नहीं पता कि वो उनको दी जाएगी कप्तानी या बाबर को दी जाएगी या शाहीन को दी जाती है, देखना। अभी तक मैंने सच कोई अनाउंसमेंट सुना नहीं, आपने सुना है कोई? नहीं, फिलहाल तो नहीं सुना। आप ये बताइएगा सिकंदर कि साउथ अफ्रीका जाहिर है अपने घर में तो होम एडवांटेज भी है, लेकिन स्टैट्स अगर कंपेयर करें या अदरवाइज साइकोलॉजिकली कंपेयर करें, आई वाज टॉकिंग अबाउट ओल्ड टाइम्स व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन 90s, साउथ अफ्रीका से हमारा जीतना मुहाल होता था। मतलब पता नहीं क्यों हमारी मजबूत टीम होती थी, मतलब इस वक्त के और उस वक्त के सुपरस्टार्स होते थे, हम नहीं जीत पाते थे। उनकी भी टीम बहुत ही कोई सुपर ह्यूमंस पे मुश्तमिल होती थी, लेकिन अभी हम अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें तो एक जैसी लगती हैं आपको या किसी एक का पलड़ा भारी नजर आता है? देखिए हमारी टीम थोड़ी सी अभी सेटल नहीं है। ये सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अभी हम जिम्बाब्वे से खेल के हैं। जिम्बाब्वे का हम थोड़ा सा क्रिकेट के अंदर माजरत के साथ वो बुरा ना मनाए जिम्बाब्वियन, कि हम उनको इतना हाईली ट्रीट नहीं करते, हमें उन्हें एज ए प्रैक्टिस मैचेस इस्तेमाल करते हैं। ये टीम बहुत तगड़ी है, इसमें जो है कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो कि फास्ट बॉलिंग के अंदर भी बड़े, हालांकि उनके 3 प्लेयर नहीं खेल रहे हैं। एक रबादा नहीं खेल रहा जो कि बहुत तेज गेंद करता है, महाराज जो है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो नहीं, और जेनसन ये बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है, ये भी नहीं खेल रहा, वो अवेलेबल नहीं है। तो थोड़ा सा और एक दो लड़के हैं जो उनका एक और स्कॉट से ऐसे कुछ नाम है, वो बहुत तेज गेंदें करता है, वो भी नहीं खेल रहा। तो ये कुछ लड़के हैं जो नहीं खेल रहे, सो इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। ये अच्छा हो सकता है कि इनको ये चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह के लिए रेस्ट दे रहे हो, तो इट्स अ गुड चांस कि हमें, मगर मुझे थोड़ा सा जो है अपनी बैटिंग के ऊपर वो हो रहा है कि हम थोड़ा सा शक हो रहा है कि इतनी मजेदार नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि मेरा जो टारगेट है वो यही है कि आज की 11 की टीम क्या होती है वो देखना है मैंने। चलिए लेट्स सी क्या होता है। और ये नाम इसलिए भी नहीं हो कि कल टेस्ट मैच में ऑब्वियसली वो खेले हैं, उनकी रोटेशन पॉलिसी है, दे हैव एम्पल पीपल टू टू रिप्लेस एज वेल। थैंक यू सिकंदर, एंड इट्स गुड टू सी यू वेयरिंग अ हुडी इन कराची। कराची में सर्दी आ गई, तो चलें रोज़ाना सर्दी गर्मी बाहर खज़ां धूप में ही होते हैं। सो आप कराची में बैठे हुए हैं और आपने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। इट्स गुड टू सी यू लाइक दिस। जबरदस्ती पहनना पड़ता है ताकि महसूस हो कि सर्दी हो रही है। नहीं वैसे सर्दी आज नहीं सिकंदर, अब सब ठंड आ गई है, सुबह क्या होगा बगैर किसी शक के इस वक्त खून की है हवा में। हाँ खून की है, सो इट्स कंफर्टेबल अगर आप हल्के से वार्म हो जाएं। थैंक यू सिकंदर, गुड डे। और हम चलेंगे मौसम की सूरत हाल मालूम करने, और अभी हम जाएंगे वहाँ पे जहाँ जो मनाजिर हम एक्चुअली अपनी आंखों से नहीं देख रहे लेकिन थ्रू वाया स्क्रीन आपको दिखा सकते हैं, हम खुद भी देख सकते हैं। नीलम वैली जाएंगे और वहाँ पे ख्वाजा फयाज हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि कितनी बर्फ़ पड़ गई है, कैसा माहौल है, क्या चल रहा है। जी ख्वाजा साहब। वादी नीलम में आज तीसरे रोज भी बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 7 मकामात अपर ग्रेस, अलमत, शोंटर, सरगुन वैली में 5 से 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं। सब वैलीज की राब्ता सड़कें फिसलन के बायस ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए मुतासर है। दर्जा मुसलसल नुक्ता इन जमात से नीचे है। यख बस्ता ठंडी हवाएं चल रही है। 7 मकामात अलंकेल तौबाट में आज सुबह का दर्जा -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिजली, टेलीफोन और इंटरनेट की सर्विसेज भी मुतासर होने की वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। शदीद सर्दी के बायस गैस और लकड़ी की कीमतों और मांग में इजाफा हो गया। इंतजामिया की तरफ से सड़कों को बहाल रखने की कोशिश की जा रही है। बर्फबारी और ठंडे मौसम को एंजॉय करने के लिए स्याहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का यह स्पेल 14 दिसंबर तक वक्फे से जारी रहने के इम्कान है, जबकि SDMA की तरफ से शहरियों और स्याहों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का अलर्ट जारी किया गया है। जी लवली जी, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सो एहतियाती तदाबीर भी लोग अपना रहे हैं। सयाह जो आ रहे हैं
कहीं करीब चले जाएं, मतलब नीलम थोड़ा दूर है वैसे, अगर आपको जानी है बर्फ़बारी देखने के लिए, थोड़े दिन में मरी पड़ जाएगी तो वहाँ देख लीजिएगा। बट यस, लोग पहुँच रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाउ क्यूट डू दे लुक। अभी हम जाएंगे मुजफ्फराबाद। आरिफ उर्फ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम मुजफ्फराबाद। सो वहाँ पे भी ज़ाहिर है ठंड तो आ गई होगी, बताएं क्या मामलात हैं आरिफ साहब। इस वक्त भी मैं दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे दर्जा हरारत 2 और 3 के दरमियान है, जबकि दरियाओं के किनारे बसने वाले जो लोग हैं उनको रात के औकात में भी सर्दी की शिद्दत बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा महसूस होती है। बालाई इलाके जो हैं, जिसमें बालाई वादी, नीलम वादी, गुरेज वादी, शौंटर वादी, लीपा और खुर्शीदाबाद के जो इलाके हैं, उसके बुलंद पहाड़ों के ऊपर वक्फे के साथ हल्की बर्फबारी की इतलात मौसूल हो रही हैं। ताहम खुल के बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से एक तो जो कुदरती चश्मे हैं उनमें पानी की कमी हो गई है, और दूसरी जो फसलें हैं और या जो सब्जियां उगाने वाले किसान हैं उनको भी जो है पानी की इस वक्त शदीद ज़रूरत है अपनी फसलों के लिए। मौसम का हाल बताने वाले उनका यह कहना है कि इस हफ्ते भर में मौसम की तकरीबन ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। आइंदा हफ्ते में शायद बारिश का कोई इम्कान जाहिर किया जा रहा है। द रिवर लुक्स स्टनिंग इन द बैकग्राउंड। बहुत ही खूबसूरत ये दरिया पूरा गुजरता है थ्रू आउट द सिटी, एंड इसके इर्द गिर्द होटल भी बने हुए हैं, रेस्ट हाउसेस भी हैं। सो बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है हमारा। एक ही दफ़ा मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ मुजफ्फराबाद। चुका हुआ था इलेक्शंस, ज़ाहिर काम बहुत ज़्यादा था, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी में बाय द वे मुजफ्फराबाद में बहुत गर्मी होती है, बिकॉज़ इर्द गिर्द पहाड़ हैं और नीचे दरिया के साथ ही ये सारी आबादी है। सो वो एक ह्यूमिड सा इफ़ेक्ट सारा बन के प्याला सा बन जाता है सारा शहर। बट यस, अब मौसम तब्दील हो गया है, तो ओस के क़तरे सुबह सुबह जमे हुए पत्तों पे नज़र आ रहे हैं, एंड ठंड भी बढ़ गई है। अच्छा जी, अभी हम आपको बताएंगे, इनफैक्ट आप जानते हैं ना कि हम जब भी हमें मौका मिलता है हम जहनी सेहत का इशू ज़रूर उठाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया भर में जहनी आरज़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है और हल क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं बरतानिया से आए ब्रिटिश एशियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के ट्रस्टी डॉक्टर शाहिद लतीफ़। ये मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब हमारे जो जहनी मसाइल हैं क्या वो दुनिया के दीगर ममालिक में सामने आने वाले जहनी मसाइल से मुख्तलिफ हैं या हमारे ट्रिगर्स कुछ और हैं। ये सारा कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नफ्सियाती इशूज़ किस कदर हैं और ख़ास तौर पर नौजवानों में कितने ज़्यादा हैं, नॉट सो नौजवानों में भी। और अब लोगों को रियलाइजेशन भी है, लोग उन्हें मतलब इग्नोर नहीं करते, लोग उनको धुतकारते नहीं हैं, मदद करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने कॉलीग्स में जिसका इस तरह का कोई इशू सामने आए या पता लगे उसको हेल्प आउट किया जाए। सो हम एक कंपैरिजन चाहते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया भर में ये इशूज़ हमारे यहाँ हमें लगता है ज़्यादा हैं या बाकी दुनिया में भी यही सूरत हाल है। हमें यह भी पता है कि मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि हम एक कॉन्शियसनेस, अपनी माइंडफुलनेस के साथ एक दिमाग को हमारे पास 24 घंटे होता है, तो उसके मुताबिक मेंटल हेल्थ और कॉग्निशंस जिसको हम कहते हैं और इमोशंस, जज्बात, वो तो हमारे साथ ही होते हैं। हमें कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन हैं, जैसे एंग्जाइटी है, घबराहट जिसको कहते हैं, तो दीज आर वेरी कॉमन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है, वो ये है कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जब भी हमें घबराहट हो कि वो मेंटल हेल्थ इशू है। यहाँ हमें कभी मूड अगर कोई मज़े का नहीं है, कोई अपसेट फील करें, तो हर चीज़ को मेडिकलाइज ना ज़रूरी नहीं कि उसको हम किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि किस स्टेज पे हम हेल्प मांगें, क्योंकि अगर हम हेल्प टाइम पे नहीं मांगते तो वो चीज़ चलती जाती है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि वो बढ़ती जाती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ हमें नहीं अफेक्ट करता, हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। और हमें ये भी पता है कि जो डिप्रेशन ग्लोबली 1 in 3 पीपल, मतलब कि अगर 3 लोगों में से एक को सम टाइम इन देयर लाइफ ज़रूर होगा ये। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि ये ग्लोबल एक इशू है और 1 out of 3 people are suffering from depression or some kind of mental, not suffering, are going through a phase, are going through depression or anxiety or mental health issues. So जिस तरह ये आरज़े बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात अब तक स्टडीज़ में सामने आई हैं? ज़ाहिर है दुनिया एक डिजिटल दुनिया बन चुकी है, सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसेस हैं, ये सब कुछ है या और भी वजूहात हैं इसकी? देखिए, सोशल मीडिया को तो डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट है।
देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ये तो हमें एक प्रूवन फैक्ट है। लेकिन देखें, हमें ये बहुत ज़रूरी है देखना कि हम सोशल मीडिया को अलाउ क्यों करते हैं कि इसको हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर ये इम्पैक्ट करे। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया से पहले टेलीविज़न था, टेलीविज़न में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं, डिपेंड करता है आप क्या देखते हो, आप उसको कैसे परसीव करते हो, आप कितना उसको अपने ऊपर हावी अलाउ करते हो, तो कुछ भी हो सकता है। इंटरेक्शंस, डे टू डे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, इस वक्त भी मैं तो वो चीज़ कम हो गई है, वो चीज़ उसमें सोशल मीडिया पे चला गया हुआ है। तो सोशल मीडिया डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन लाइक एनीथिंग एल्स इसके इम्पैक्ट भी हैं। इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है अगेन कि हम लोग जो है ना इसका अवेयरनेस हो, स्टिग्मा को चैलेंज करें। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है, मिलकर आओ बात करें, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने NGOs के साथ, डायस्पोरा के साथ, जैसे ब्रिटिश पाकिस्तानी साइकियाट्रिक एसोसिएशन है जिसका मैं चेयर करता हूँ UK में। तो पार्टनरशिप ना कर हम लोग कोशिश करें कि पाकिस्तान में हम अवेयरनेस लेकर आएँ, पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करें, गवर्नमेंट, NGOs, चैरिटीज़ एक्सेट्रा को, इनको हम बताएं कि मेंटल हेल्थ, इसको अवेयरनेस और इसको उधर लेकर आएँ जहाँ पे फिज़िकल हेल्थ का भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम ज़रूरी है कि हम लोग इसको कोलैबोरेटिव काम करें, पॉलिसीज़ को हम लोग उसको इन्फ्लुएंस करें। में जो लोगों की मिथ्स बनी हुई हैं, जो उनके दिमाग है मेंटल हेल्थ के बारे में, उसके बारे में बताएं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे लोग कहते हैं कि एंटी डिप्रेशन जो है वो एडिक्टिव है। वो एडिक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर किसी को डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन, तो अगर उनको दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो उनको लेनी चाहिए, लेकिन तब भी अगर उनको डिप्रेशन क्लिनिकल है। अगर क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है तो उनको मेडिकेशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। और जिस तरह आप किसी भी दवा को छोड़ सकते हैं जब आपके सिम्टम्स बेहतर हो जाएं, इसी तरह आप इसको भी छोड़ सकते हैं जब आप रिकवर कर जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमें बताया भी, डॉक्टर शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। एंड सो वो जो मिथ है ना कि अगर आप एक दफ़ा इसके लिए दवा लेना शुरू हो जाएं तो फिर सारी उम्र आप ये दवा नहीं छोड़ सकते, ये मिथ ही है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। ये डॉक्टर्स आपको बखूबी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। खबर जिसने हम सबको बड़ा परेशान किया हुआ है, कराची के सफारी पार्क में सोनिया हथनी की अचानक मौत पर ना इंतज़ामिया मुतमईन है, ना डॉक्टर्स। मौत की वजह जानने के लिए कल पोस्टमार्टम किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की सरबराही में पोस्टमार्टम किया गया। कराची चिड़ियाघर के डॉक्टर आसिम इस्माइल, डॉक्टर आबिदा और फोरपॉस के डॉक्टर भी वीडियो लिंक के जरिए पोस्टमार्टम के अमल में शरीक हुए। डायरेक्टर सफारी पार्क सैयद अमजद अली के मुताबिक बज़ाहिर सोनिया की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कोई हतमी बात कही जा सकेगी। डायरेक्टर सफारी पार्क ने हथनी सोनिया की मौत की वजह जानने के लिए इंक्वायरी कमेटी भी बनाई है। चंद दिन पहले कराची चिड़ियाघर से आपको पता है मधुबाला को शिफ्ट किया गया और सोनिया और मलाइका और मधुबाला सब खुश थी कि अचानक सोनिया का इंतकाल हो गया और जाहिर है अब तो सब परेशान हैं कि हुआ क्या है। सो हम शवाला से भी जानेंगे, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो इन मामलात को कवर कर रही हैं। एंड वी हैव डॉक्टर आमिर खलील विद अस आल्सो फ्रॉम फोरपॉस। ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर शो बिफोर many times too. Dr. Amir, it's a very unfortunate and sad incident certainly, but have we been yet able to determine the cause of death in Sonia's case? First, thank you and good morning for the opportunity. As you said, it's very sad and devastating news. On 28th of November, 2 days after the shifting of Madubla, we were able to take some blood samples and to examine the elephant Sonia, and she was not the best condition, and we see a lot of protein deficiency in her blood samples, which was a clear sign that the elephant have a chronic problem since a long time. A lot of condition improved in Safari Park, but based on the outcome, which we hope in the coming days from the necropsy, we will be able to determine the main reason of the death of Sonia. But according to my colleague, Dr. Mustafa, Golhat Mustafa, he said also yesterday he was surprised to see the elephant was so much suffering and how he can live. It was a lot of pus in the lung and in the trunk. What is the reason for all this very severe symptoms? We will know in the coming days with the outcome of the necropsy.
So there was a lot of pus and inflammation in lungs and in trunk, and nobody was able to determine was her diet or appetite not disturbed, were there not clear symptoms as in physical symptoms which were there, so that she could have been given some help at some point in time. Sure, definitely. I mean, when we were the team together with the authority and with the colleague responsible in Safari Park, we recommend to change the diet. But we are aware also it was a very advanced case of Sonia. She lost a lot of weight in the last months. So really it was, I would say, a severe and developed case. And suddenly this happened. We were aware about the improvements, things have to be done. A lot of work was done. But sometimes we cannot also change the destiny. It is myself, I was really also wondering why. But this should not then come as a surprise, as in we are all very surprised. This is a very devastating news, but you know, you are telling us about her condition. She had severe infections, she had pus in her lungs, in her trunk, she had lost so much weight. So why is this coming as a surprise that she passed away? As in it was a writing on the wall, considering that she was not in the very best of shape. In fact, she was suffering, and it was evident that she was suffering, and yet nothing was done. I would not agree with you about nothing was done, because we administer a lot of medication to the elephant in the last months, especially against the blood parasites. Second, we try to improve the condition of the elephant. We improve the condition together with the authority in Safari Park, but this not in our hand. I mean, we were aware. I mean, 28, it was 2 days after Madubla shifting, we were able with the team of the veterinary doctor from Fort Post, when we have all the equipment, all the medications. I think this was too late for Sonia. How is Malaika doing? Because we are really concerned about her health now as well, and about Madhubala's condition too. Is Madhubala's condition improving, and how is Malaika doing? We give a lot of attention in Madubla at the zoo in the last months, and Madubla condition was very good. To be honest, we say also she was fit to travel and to relocate. It's the reason we done the relocation. Regarding Malaika, I think I saw a video yesterday which was very sad to see how she was very angry and aggressive due to the loss of her sister. She was really, her behavior was incredible. I never saw something like this. She was very, very sad. Based on the outcome of the necropsy, I think we will develop a proper plan for the nutrition of the elephant together with the colleagues in Karachi, as well as if any medical involvement, I mean regarding medication. So really all will be based on the outcome of the necropsy result in the coming days. All right, we would wait for those results. Please stay with us, Dr. Amir. We have Shawala Aslam with us as well, who is our correspondent who covers all these issues and gives us all the updates. Shawala, Dr. Amir हमें clearly बता रहे हैं कि उसने वज़न इतना गिराया हुआ था, उसकी सूंड में, उसके लंग्स में, फेफड़ों में शदीद पस था, इन्फेक्शन था. सो हम जो सारे बड़ा सरप्राइज़ हो रहे हैं कि अचानक से मौत हो गई. इतनी भी अचानक नहीं हुई मौत सोनिया की. जी अब्दुल्ला, देखें ये जो पोस्टमार्टम है कल सोनिया का वो मुकम्मल हो गया, और जो लाहौर से डॉक्टर गुलाम को आना था वो भी आए, और पूरी उनकी टीम थी वहाँ पर मौजूद, और इसके साथ जो डॉक्टर आमिर खलील थे वो भी ऑन बोर्ड थे, ऑनलाइन वहाँ पर मौजूद थे, तमाम तर सरबराही भी कर रहे थे. तो पोस्टमार्टम तो हो गया है, जो ब्लड सैंपल्स हैं, आज़ा के सैंपल्स हैं, वो भी ले लिए गए हैं, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि कराची में भी एग्जामिन करने के लिए वो भेज दिए गए हैं. इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि कल ही हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि ये एक्सपेक्टेड था, ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि ये जो इन्फेक्शन है वो हतनी सोनिया को लाहक था काफ़ी पहले से. जुलाई के मिड से ही ये बात ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, लेकिन जो सफारी इंतज़ामिया थी वो इसे बार बार हाइड कर रहे थे. उनका यही कहना था कि हतनी सोनिया बिल्कुल ठीक है, आप उसको देख सकते हैं, सामने से भी बज़ाहिर वो बिल्कुल फिट लग रही है, जबकि हम ये देख रहे थे कि हतनी का भी जो वेट है वो काफ़ी कम हो गया था पहले के मुकाबले में भी, लेकिन उसको बारहा इग्नोर किया जा रहा था.
लिहाजा उसके बाद ये हुआ कि हम ये देखते हैं कि कुछ ये भी था कि प्रोटीन डेफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको कल ही बताया कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई उसमें जो प्रोटीन डेफिशिएंसी थी वो भी पाई गई थी, तो कहीं ना कहीं खुराक भी कम दी जा रही थी, ये भी हम ये कह सकते हैं। तो लिहाजा बहुत सारे फैक्टर्स ये बनते हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है, फोरपॉज है, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जो असल कॉज ऑफ डेथ है उसका तयन हम तभी कर सकते हैं जब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो आ जाएगी। डॉक्टर आमिर खान ये बता रहे हैं कि 5 दिनों में एक्सपेक्टेड है। था इन्होंने सोनिया ने वजन का गिरा हुआ था, इतनी इन्फ्लेमेशन थी बॉडी में, इतना पस पड़ा हुआ था, इनफैक्ट बाकायदा पस पड़ा हुआ था। तो सफारी पार्क इंतज़ामिया इस पे कोई मौक़िफ़ नहीं दे रही कि भाई वो इलाज कोई चल रहा था सोनिया का या कोई इलाज चल ही नहीं रहा था, या सिर्फ डाइट पे इक्तफा कर रहे थे? क्योंकि अगर पस पड़ी हुई है तो ज़ाहिर है दवाएं देनी पड़ेंगी ना उसके लिए। अब्दुल्ला देखिए, मैं एक बात आपको बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज ये तमाम लोगों को मालूम था कि जो हतनी सोनिया की कंडीशन है वो काफ़ी टाइम पहले से ख़राब है, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट इस हवाले से इसको एज सच नहीं जा रही थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि उसको कोई इन्फेक्शन है। उनका बारहा ये कहना था कि हतनी सोनिया की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गई, इंप्रूवमेंट आ गई। तो वो बस यही कहते थे कि देखिए इंप्रूवमेंट आ गई है तो उसकी जो सेहत है वो बिल्कुल फिट है। वो हमें सिर्फ यही बताते रहते थे कि बज़ाहिर तो इसकी सेहत ठीक लग रही है, तो बज़ाहिर अगर उसकी तबीयत सही लग रही है तो वो ना कोई ट्रीटमेंट हो रहा था ना कुछ था। तो यही है कि शॉकिंग उनके लिए है, लेकिन हम काफ़ी पहले से उसकी तबीयत के हवाले से बताते भी रहे हैं कि इन्फेक्शन भी था, फिर उसके बाद ये वही इन्फेक्शन है मैं आपको बताऊं जो नूरजहां में था। तो अब नूरजहां में वो भी फैटल था, नूरजहां का भी इंतकाल हो गया, नूरजहां की भी ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम तक चली थी। और इसमें भी सोनिया में भी जो एनिमल एक्टिविस्ट हैं बहुत सारे वो यही क्लेम कर रहे हैं कि वही जो इन्फेक्शन जो नूरजहां में पाया गया था वो इसी हतनी सोनिया में पाया गया है। अब कहा यह जा रहा है, डॉक्टर आमिर की तरफ से भी जो फोरपॉज के सरबराह उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो इसकी रिपोर्ट्स हैं, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि 5 दिनों में आ जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर नेग्लिजेंस आ रही है या तो फिर सफारी पार्क की इंतजामिया है। और इस पर जो मेयर कराची उन्होंने we'll come back to you, Shawala. But Dr. Amir, our correspondent, has just told us that Sonia was suffering from this infection since July this year, and she had lost a lot of weight, and the reporters who go check her health and cover her activities, they were really concerned and asking the authorities, and the authorities were constantly denying that there's anything wrong with her. So do you also think that there's negligence on someone's part, that she was not being taken care of as she must have been taken care of? At first, thank you for the question. Regarding the symptom, what I mentioned, like there is a lot of pus was in the lung and the trunk. This is a symptom. It's not the reason. And I hope the reason of this infection and the symptoms we will know in the coming days. Second, I think the authority really not to be pro or against. I think we agreed since time to improve the condition in Safari Park to receive the 3 sister or to have the 3 sister of elephant. So it's not only nutrition was required, but also the environment of the elephant should be adapted. So Sonia and Malaika and Madobla was missing space. So it was a lot of work I have done. Sure, definitely the elephant lost a lot of weight. A lot of things should be done. I will not consider this as a negligence. I think it was the basic things was not available at the Safari Park at this time. Like we need to train the animal keeper, the nutrition. And people are also saying that it is the same infection that was found in Noorjahan's body, the elephant that we lost earlier. So are you still able to determine or that if it's the same infection? I will give some explanation. In fact, Noorjahan, when we have examination for her, it was a blood parasite which was severe and since long. It was a type of pyroplasmosis and Babesia and trypanosoma. And this infection apparently since long years. And this led to the death of Noorjahan. Based on this outcome of Noorjahan, we treated the 3 elephants against this blood parasite. So the blood parasite, I assume it's not the main reason for the death of Sonia, but I hope in the coming days we will know really why Sonia passed away and what should be adapted for both elephant, Malaika and Madobla. Because now we are concerned, Dr. Amir, if even Safari Park, you just mentioned, and we also observe that a lot of changes have been made, but now we are even concerned about these 2 remaining elephants, that they should be really taken care of. They should be given whatever they require to thrive and to survive.
शवाला, आप मुख्तसरन बात कर रही थी मेयर कराची के बारे में, मतलब यहाँ क्लियरली हमें सफारी पार्क की तरफ से निगलेज, सफारी पार्क की तरफ से भी यहाँ पे हमें कोताही नज़र आ रही है शवाला। इट इज़ रियली कंसर्निंग। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू डॉक्टर आमिर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फ्रॉम फोकस, थैंक यू शवाला, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हम आगे बढ़ेंगे और कराची वाले मुंतज़र हैं बहुत सी चीज़ों के, लेकिन कराची में ट्रांसपोर्ट के ज़बरदस्त मनसूबों के ऐलानात के बाद सिंध हुकूमत अब कराची से सखर तक बुलेट ट्रेन चलाने का सोच रही है। अब इस किस्म के मेगा प्रोजेक्ट की आमतौर पर मुस्लिम लीग नून दावेदार रही है, मगर लगता है कि पीपल्स पार्टी भी इस पैगाम में कदम रखने के लिए तैयार है, या सोच कम से कम ज़रूर रही है। कराची सर्कुलर रेलवे को भी सिंध हुकूमत अव्वलीन तरजीह करार दे रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा कि वो पहले क्या उन्होंने कहा है एग्जैक्टली वो सुनते हैं, फिर बात करते हैं इस बारे में। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बुलेट ट्रेन चलें। कराची से लेकर सखर तक कुछ 400 किलोमीटर है, यहाँ पर स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन चले, जिसकी वजह से लोगों का सफ़र आसान हो, सस्ता हो और वक्त लोगों का बच सके, क्योंकि कम्युनिकेशन हर मुल्क में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हमारी ये भी बात हुई कि आप बुलेट ट्रेन वगैरह की प्रोजेक्ट शुरू करें, और मैंने कहा कि 2 फेज़ में करें, एक कराची से लेकर हैदराबाद तक करें और फिर आप कराची से लेकर सखर का करें। दोनों 2 फेज़ में इसको आप करें, जिससे जो है वो लोगों को ये एक सहूलत मिल सके। इसी पे बात कर लेते हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील नाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, शुक्रिया वक्त दिया। शर्जील साहब, अब सिंध के शहरियों में हैरानी और खुशी की लहर दौड़ चुकी है जब आपने खुशखबरी ही कहेंगे हमें सुनाई कि कराची से सक्कर तक बुलेट ट्रेन चलने वाली है। अब ये आपकी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है, लेकिन या फिर इस पे एक्चुअल काम शुरू हो गया है? अगर काम शुरू हो गया है तो किस सतह पे है, कितना संजीदा लिया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, कितना वक्त लग सकता है? प्लीज़ ज़रा हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल, हमेशा वो कोशिश की जाए जिसपे बंदा कर भी सके काम। इंटरनेशनली कुछ इन्वेस्टर्स आए हुए हैं और उनसे कोई तफसीली मुलाकात कल हमारी हुई है, और वो बहुत ही सीरियसनेस के साथ काम करे। इस तरीके से वो एग्रीकल्चर में और एनर्जी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की। तो फिर हमने उनको कुछ प्रोजेक्ट्स बताए कि सबसे बड़ा एक हमारा कराची सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट है, जिसको हमने लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि उसको सीपीएक में शामिल करें। तो फिर हमने उनसे ये भी कहा कि जी ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम किया जा सकता है, वो कराची से लेकर सखर तक बुलेट ट्रेन जो है वो चलाई जाए, और जिससे रेवेन्यू भी होगा, लोगों को आसानी से सफर करने की सहूलत भी होगी, और ये फिर ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होकर सामने आ सकता है। और हमने उनको ये भी कहा कि आप पहले फेज में कराची से हैदराबाद तक के लिए बुलेट ट्रेन शुरू करें, और फिर सेकंड फेज में हैदराबाद से सखर। इसमें जरूरी नहीं कि बुलेट ट्रेन ही हो, उसमें हमने कहा कि कोई भी आप स्पीड ट्रेन जो है उसमें उसका ट्रैक सेपरेट लाके वो कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो स्पीड ट्रेन मतलब जो स्पीड ट्रेन होती है वो पूरी दुनिया में चलती हैं, और कुछ उससे बेहतर जहाँ होती है वहाँ पे बुलेट ट्रेन चलती हैं। तो हमने जो उनको प्रपोजल दिया उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें दिलचस्पी का इज़हार किया है। आज हमारी उनसे दोबारा मीटिंग है और हम इस सिलसिले को आगे लेके जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम जो गवर्नमेंट जो है वो सीरियसनेस के साथ इन सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे चले, जो कि ये बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत महंगे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये इतना आसान नहीं है बनना, लेकिन इसमें हम अपने एफर्ट्स करें, क्योंकि हमने हमेशा कभी ना कभी आपने इनिशिएट लेना होता है। जब शुरू में हमने सोचा था कि जी हम यहाँ पे पिंक बसेस शुरू करेंगे जो सिर्फ खवातीन के लिए होंगी, और उसमें फिर हम लोग जो है खवातीन स्टाफ रखें, तो सब शुरू में कहते थे कि कैसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। इसी तरीके से हमने कहा कि जब हम ईवी जो है वो बसेस शुरू करेंगे और पूरी ईवी बसेस पाकिस्तान में चलेंगी, तो उस पर भी लोगों ने पहले ताज्जुब किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वो भी करके दिखा दिया, पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी चल गई। अब हमारा एक पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है कि पहली पाकिस्तान की ईवी टैक्सीज शुरू करें और पिंक टैक्सीज भी शुरू करें जो खवातीन ड्राइवर्स और खवातीन पैसेंजर्स को उठाए, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हमारा बहुत करीब प्रोजेक्ट पहुंच गया।
चलिए, आपने बहुत से प्रोजेक्ट्स बता दिए शजील साहब, आपने कहा कुछ करीब भी पहुंच गए हैं, लेकिन ट्रेन के साथ साथ ज़ाहिर है गाड़ियों की आमदोरफ्त भी चलती रहनी चाहिए और कराची से सक्खर तक का सड़क के ज़रिए सफ़र एक अजियत है। मतलब आप कराची से हैदराबाद बेहतरीन तरीके से पहुंच जाते हैं, फिर हैदराबाद से आगे सक्खर पहुंचना अजाब है, फिर सक्खर से आगे भी आपके लिए ज़िंदगी सुकून में है। सो ये मोटरवे बन जाती तो ज़ाहिर है करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आसानी होगी इससे। वो प्रोजेक्ट अभी मौजूद है, शेल्फ कर दिया गया है, क्या है उसका स्टेटस? देखिए जी, उसमें सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी सीरियस कंप्लेंट है फेडरल गवर्नमेंट से, क्योंकि वो सड़क है फेडरल गवर्नमेंट की। जितनी प्रोविंशियल हाईवेज के रास्ते हैं आप देखें जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोड बने हुए हैं। लेकिन जहाँ पे ये फेडरल गवर्नमेंट का रोड, इसको कभी भी हमें ये शिकायत है कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली इसको टैकल नहीं किया, और यही हमने हमेशा यही चीज़ की। अभी भी जो चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो एक शिकायत की है फेडरल गवर्नमेंट से PSDB की, तो उसमें भी एक प्रोजेक्ट ये भी उसमें शामिल है कि इसको क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट देखती। और ये प्रोजेक्ट सिंध का नहीं है, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, जो सक्खर टू कराची जो रोड है वो पूरे पाकिस्तान का रास्ता है, क्योंकि पोर्ट सिर्फ पाकिस्तान में कराची में है, और जो भी चीज़ इंपोर्ट होनी है, जो भी चीज़ एक्सपोर्ट होनी है, वो कराची के जरिए होनी है, और कराची से जो भी चीज़ सड़क के जरिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होनी है वो इसी रोड के जरिए जानी है। तो पूरे पाकिस्तान का गेटवे जो है वो ये रास्ता है। तो इस रास्ते को अगर हम लोग बिल्कुल लो प्रायोरिटी में ले रहे हैं और बाकी जगहों पे हम लोग फेडरल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पैसे डालने की, और सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे जो है वो पैसे नहीं डाल रही, तो हम समझते हैं कि ये सिंध के साथ जाती है और पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ जाती है, क्योंकि यहाँ से ही पूरा पाकिस्तान का गेटवे है, पूरी आपकी हैवी ट्रैफिक यहाँ जाती है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है इस पे काम करे। अगर नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट तो बताए कि जी, तो फिर या तो सिंध गवर्नमेंट को रास्ता दे दे, सिंध गवर्नमेंट खुद कोशिश करके इस रोड को बना, क्योंकि बहुत साल हो गए हम लोगों को इस सड़क से सफ़र करते हुए। ये बन जाए तो जाहिर है पूरा मुल्क आपका पोर्ट से कनेक्ट होगा। ये एक सड़क है जो वबाल जान बनी हुई है। शजील साहब, कराची शहर में जो ट्रांसपोर्ट के मंसूबे बन रहे हैं वो उनकी बात कर लेते हैं। जो बुलेट ट्रेन चलेगी वो तो चलेगी, कई सालों से ये मंसूबे बनते चले जा रहे हैं। क्या स्टेटस है इनका? ये रेड लाइन कब तक मुकम्मल होगी, येलो लाइन कब मुकम्मल होगी, कुछ शेयर कर सकते हैं आप हमसे? देखिए जी, ग्रीन लाइन इस वक्त चल रही है, ऑरेंज लाइन सिंध पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बना ली है, रेड लाइन और येलो लाइन पे काम चल रहा है। ये नहीं है कि काम एक दिन भी बंद है। बीच में अनफॉर्चुनेटली जब एक 8 महीने का केयरटेकर सेटअप में एक ईंट भी जो है, एक देले का काम भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर जैसी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत हुई, हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसमें देखें जितने भी शहर के प्रोजेक्ट है, मैं एक बड़ी वाज़ेह बात करूं, क्योंकि हमारे लिए पीपुल्स बस सर्विस बहुत आसान होती है। क्या कि बसेस हम खरीद के लेकर आए और हमने चला दी। जहाँ पे BRTs बननी होती है, एक सबसे बड़ी जो चीज़ सबके सोचने की चीज़ ये है कि जिस हम सड़क को BRT लाइन बनाने जा रहे होते हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं। उसमें सीवरेज लाइंस भी हैं, वाटर लाइंस भी हैं, के इलेक्ट्रिक के पोल्स भी हैं, के इलेक्ट्रिक की लाइटें भी आ रही हैं, फिर उनके अंडरग्राउंड केबलिंग भी आ रही है, फिर आपके सुई सदरन गैस के हैं, फिर आपके ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। तो एक एजेंसी से ये चीज़ें सारी यहाँ से रिलोकेट करवाना, फिर उनको उनके दूसरे महकमों को जगह के लिए अप्रोच करना, ये ही वाहिद हैसल है। वरना अगर ये कोई ऐसा इलाका हो जो कि रिमोट एरिया हो, उसमें तो बहुत आसान है। लेकिन जहाँ शहरी इलाके, क्योंकि फिर वहाँ पे जब आपने बिजली मुनक़ता करनी होती है सड़कों पे, तो उनके रिहायशियों को बताना कि जी आपका जो पानी बंद होगा, आपका गैस बंद होगी, आपकी बाकी सुविधाएं बंद होगी, फिर उनके लिए नई लोकेशन ढूंढना, तो ये एक बहुत बड़ा असर है। हमें BRTs में सिर्फ इस चीज़ में हम लोग जो है हमारे लिए प्रॉब्लम है। और कराची में इसलिए ज़्यादा मजीद चैलेंज है, कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है। कराची में चैलेंज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कराची की पॉपुलेशन की वजह से जो है वो हम पर वो प्रेशर बहुत आता है। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितनी भी हमारी कोशिश है, वो हमारी यही चल रही है कि जी हम रेड लाइन BRT और येलो लाइन BRT को जितने भी अवेलेबल हमारे, अच्छा इन दोनों प्रोजेक्ट में एक बात बता दूंगा, हमारे पास पैसों का इशू नहीं है। एक वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, एक आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट है, तो कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है। इनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक खुद मौजूद है, और ना गवर्नमेंट से कोई सुस्ती है। सिर्फ जहाँ पे जो इसमें टेक्निकल हिचेज हैं वो हमें इसमें प्रॉब्लम करते हैं। कराची में ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान में कराची में, लेकिन कोई माने भी तो सही ना मरदमशुमारी में, क्योंकि उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती जितनी एक्चुअल आबादी है। शजील साहब कराची की, अब ज़ाहिर है आप हैं मौजूद हमारे साथ, तो हम एक सियासी सवाल भी आपसे ज़रूर करेंगे। मदारस वाले मामले पर एक मुल्की इशू बन चुका है। सदर जरदारी और बिलावल साहब का मौक़िफ़ अब राय ये है कि खुलकर सामने नहीं आ पा रहा। तो क्या पीपल्स पार्टी इस कानून के हक़ में है, इसके खिलाफ है? कुछ क्लैरिटी है सर आप लोगों को?
देखिए जी, पीपुल्स पार्टी चाहती है कि हर काम वो हो जो कि अफवाम और तफहीम के साथ हो और मुल्क के फायदे में हो, जिससे किसी इंडिविजुअल या किसी पार्टी की बात ना हो, कि जो पाकिस्तान के फायदे में हो और पाकिस्तान के लोगों के फायदे में हो। चलिए जी, लेट्स सी क्या होता है। सो अब भी नहीं मिली हमें इस बारे में। सो या अब लेट्स सी क्या होता है इस मामले का आगे चलकर मुल्क की सियासत पे किस तरह असरअंदाज होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जा रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में एक शामिल है जहाँ आवाम की अक्सरियत अपने हकूक़ से आगाह नहीं है, अगर हैं तो ज़ाहिर है उन्हें हकूक़ इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते। 22 करोड़ आबादी में से 40% लोग ख़त गुरबत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घरेलू तशद्दुद है, गुमशुदगियाँ हैं, तबकाती फ़र्क है, अदम मसावात है, इनटॉलरेंस है, बुलिंग है, सब कुछ है। मुल्क के बेशतर इलाकों का जायज़ा लिया गया या जाए तो यहाँ आवाम की अक्सरियत तरक्की के इस दौर में अपने बुनियादी हकूक़ से ही नाआशना है। सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर न होने की वजह से ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद हर साल जान से जाती है। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान की शरीक चेयरपर्सन मुनीज़े जहांगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उन भी बात करेंगे और मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या ओवर द ईयर्स कुछ बेहतरी आई है या नहीं आई है। बहुत शुक्रिया आपका मुनीज़े साहिबा। अब इंसानी हकूक़ की बात आ रही है तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ख़वातीन अक़लियतों की बात कर लें। ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ के भी बहुत मसाइल हैं। क्या वजह है कि इतनी आगाही, इतनी कानून साजियों के बावजूद भी हालात हमारे यहाँ नहीं बदल रहे? देखिए, जहाँ तक औरतों का सवाल है तो वहाँ पे मैं समझती हूँ कि काफ़ी तरक्की हुई है औरतों के हकूक़ के हवाले से। मैं इस तरह इसका जायज़ा ले रही हूँ कि आप शुरू करें जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से, तो आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा जुलूस 1980s में निकला था। उसके अंदर मेरी वालदा आसमा जहांगीर भी थी, उन्होंने भी इसको लीड किया था। और वहाँ पे उनका मुतालबा क्या था, उस वक्त जनरल ज़िया ने एक कानून पास करने का एक थ्रेटन किया था कि जी हम एक कानून पास करें कि जो रेप हुई हैं उनको ज़िना के अंदर जो है उनको धर लिया जाए या उनके पर ज़िना की एक्यूजेशन लगे और फिर उनको सज़ा भुगतनी पड़े। तो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ उस वक्त जुलूस निकला था। सो तब से लेके 1980 से लेके अब तक 2024 की हम बात कर रहे हैं, 2025 में हम आने वाले हैं, बहुत फ़र्क तो पड़ा है। मगर आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट, चूँकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और लोग इस बात को हमारे ख़ास तौर पे हमारे ख़ित्ते में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जिस मुल्क के अंदर औरत तरक्की नहीं करेगी तो मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा। मुझे आज भी याद है कि जब हम MMA की गवर्नमेंट कवर करते थे जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर, तो उस वक्त औरतों को बिलबोर्ड्स पे नहीं दिखाया जाता था, उनके मुंह के ऊपर इंक फेंकी जाती थी। और उसी दौर के अंदर बांग्लादेश के अंदर अगर आप देखें तो चूँकि वहाँ पे हसीना वाजिद रहीं या खालदा ज़िया रहीं, तो उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए थे ख़वातीन को ताकि वो अपनी कॉटेज इंडस्ट्री के ज़रिए जो है बांग्लादेश के माशी हालात को मजबूत करें। तो देखिए, जबकि हम औरतों को पसमानदा कर रहे थे, हम मान ही नहीं रहे थे कि वो हमारी मेन माशरे का हिस्सा हैं, तो वहीं पे एक और मुल्क, इंडिया की तो आप बात ही छोड़ दें, वहाँ पे एक और मुल्क जो हमारे से ही निकल के गया है वो औरतों को और मज़ीद सहूलतें दे रहे थे। जी बिल्कुल ऐसा हुआ। और मुनीज़ा साहिबा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, एक और अहम मामला भी हाल ही में ज़ेर बहस रहा है। बताया जा रहा है कि आइनी बेंचेस बनने के बाद इंसानी हकूक़ के मामलात में बड़ी बेहतरी आ सकती है, बहुत कुछ बदल सकता है। क्या इस बात में वज़न है क्या, या कोई खुसूसी अदालत वगैरह बनाए बगैर ये काम नहीं होगा या हो सकता है? आपकी राय जानना चाहते हैं हम इस मौजू पर। देखिए, खसूसी अदालतें तो आप प्लीज़ और ना बनाएं, चूँकि हमने देखा है कि पाकिस्तान में जब भी खसूसी अदालतें बनती हैं तो वो इसलिए बनती हैं कि जी रियासत इनसिक्योर है, रियासत को सिक्योर करना चाहिए, जो एक कॉन्सेप्ट ही बड़ा गलत है। इसलिए चूँकि रियासत जिसके पास इतने इख्तियारात होते हैं, जो इतनी मजबूत होती है, उसको अपने ही लोगों से क्या ख़तरा है, मुझे आज तक ये बात समझ ही नहीं आई। आपको तो उसको मजबूत करना है, उसको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, जो मार्जिनलाइज्ड है, जो अक़लियत है, जो औरत है, उसको आपने देना है। जो बच्चे हैं, हाल ही में एक जस्टिस मंसूर अली शाह ने बच्चों के कोर्ट्स के बारे में बात की, उन्होंने बच्चों की कवानीन के बारे में बात की। आप यकीन करें कि बच्चों के कवानीन के हवाले से बहुत कम लेजिस्लेशन पाकिस्तान में हुई है, जिसकी बहुत अहम ज़रूरत है। और खुसूसी अदालतें तो ऑलरेडी ये फ़ैसला हो गया है कि बच्चों के कोर्ट्स बनाए जाएँ, मगर कई ऐसे इलाके जहाँ पे बच्चों के कोर्ट्स नहीं बने हैं, तो उनके लिए कोर्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आपने आईनी अदालत की बात की, ये तो वक्त ही बताएगा, चूँकि
किस किस्म की क्वालिटी ऑफ जजेस वहाँ पे आते हैं ये देखना होगा, और क्या उसको भी रियासत इस तरीके से इस्तेमाल करेगी कि जी जो भी चैलेंजेस हमें सामना करने पड़ रहे हैं या जो पावर पॉलिटिक्स हम खेलना चाह रहे हैं वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। तो फिर मैं समझती हूँ जो यहाँ पे सबसे लाचार है, जो रियासत की तरफ देख रहा है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उसकी भी वहाँ पे सुनवाई नहीं होगी। ये तो वक्त बताएगा कि आईनी जो अदालतें बनाई गई हैं ये कितनी सूदमंद साबित होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुनीज़ जहांगीर साहिबा। अभी हम वील कम बैक टू क्रिकेट। आज हमारा मैच है डर्बन में रात 9 बजे। T20 है, पहला T20 है आउट ऑफ 3। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भाई शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। बताइएगा आज हम जनूबी अफ्रीका से टकराने जा रहे हैं। ऑन पेपर तो लोग कह रहे हैं बराबर ही हैं दोनों टीमें, या आपको लग रहा है कि किसी टीम का पलड़ा भारी है, या आपकी नज़र में कौन फेवरेट है दोनों में से आज के मैच के लिए? देखिए साउथ अफ्रीका की जहाँ तक आप बात करेंगे तो उनके जो अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट के साथ ऐसा ही होता आ रहा है कि जब भी हम किसी के खिलाफ सीरीज खेलने जाते हैं उनके मेन प्लेयर सारे बाहर बैठ जाते हैं, वो रेस्ट करा देते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो अब देखें ना, जिस तरह भारत की टीम अभी साउथ अफ्रीका खेल के आई है तो जो जेनिसन उनके मेन परफॉर्मर थे वो रेस्ट पे हैं, उसके बाद जो कप्तान थे मार्करम वो रेस्ट पे हैं, और कॉटजी ऑलरेडी इंजर्ड हो गए हैं, और केशव महाराज वो भी नहीं है। तो ये सारे प्लेयर्स उनके नहीं है और वो जो है अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह की पीछे क्रिकेट खेलता आया है वो देखे अभी आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट के उनका सिर्फ एक एडम ज़ेम्पा ही खेल रहा था T20 के अंदर, लेकिन पाकिस्तान वाइट वॉश हो गया है। तो ये वो परफॉर्मेंसेस है जिसके बाद जो बड़ी टीमें होती हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है अपनी पूरी साइड नहीं खिलाती हैं। वो यही वजह, और फिर होता ये है कि जब आप अपनी लोगों की B-C-D टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो एकदम जब बिग बॉयज आ जाते हैं बड़े इवेंट्स में तो आपको पता ही नहीं होता कि हमने उनके खिलाफ खेलना कैसे है, कि हम आपकी प्रेपरेशन वो वाली नहीं होती। बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और जो साउथ अफ्रीका ने टीम अनाउंस की है जो अपने सारे बड़े प्लेयर उनके रेस्ट पे हैं, आई थिंक पाकिस्तान को ये सीरीज जीतनी चाहिए। चलिए लेट्स सी क्या होता है। अभी बता दीजिएगा अहमद भाई कि पाकिस्तान को स्क्वाड सामने रखें तो बैटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस नज़र में आ रहे हैं, लेकिन पहला और बुनियादी सवाल तो यही होगा कि ओपन कौन करेगा। आपकी नज़र में साइम, तैयब, उस्मान वगैरह का चांस बनता है, या T20 की कामयाब तरीन जोड़ी बाबर और रिजवान को आना चाहिए दोबारा? देखिए पास्ट के अंदर पाकिस्तान बाबर और रिजवान के साथ ऑलमोस्ट 6 इवेंट्स में ओपनिंग करते हुए गए हैं, लेकिन रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। पूरी दुनिया T20 क्रिकेट जो है वो किसी और अंदाज से खेल रही है और पाकिस्तान किसी और अंदाज से खेल रहा है। बड़ा अच्छा होता कि फ़खर जमान भी मिक्सअप में होते तो बड़ा आसान हो जाता, साइम और फ़खर ओपन कर लेते, लेकिन क्योंकि फ़खर जमान अवेलेबल नहीं है और उनको सिलेक्ट नहीं किया गया फिटनेस का कह के कि वो फिट नहीं है, और वो पाकिस्तान कैंप में जब उनसे बात हुई कि आप फिट हैं तो वो कहते हैं हम फिट हैं, लेकिन खैर वो तो अवेलेबल नहीं है। तो आपने अपनी गलतियों से सीखना है, अपने गलतियों से इम्प्रूव करना है। जो 6 इवेंट्स में पीछे आप हारे हैं जिस ओपनिंग के साथ, तो उसके साथ तो नहीं आपको आगे जाना चाहिए। सो आई थिंक करंट स्क्वाड में से साइम अयूब और उस्मान खान एक ऐसी ऑप्शन बन सकती हैं पाकिस्तान के लिए कि जो जाके अटैक करें, और फिर क्योंकि कप्तान है रिजवान ने खेलना ही है तो वो नंबर 3 पे आ जाएं। लेकिन जो पावर प्ले है पहले 6 ओवर और उस्मान को आप कह रहे हैं खिलाएं। थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू। और बातें हमारे पास और भी हैं, तारी चलते हैं। जब अब्बासी ज्वाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं मौसम कैसे। जी देखें, मैं इस वक्त मलका कोहसार मरी में हूँ, और अगर मरी के मौसम के हवाले से बताऊँ तो आज भी आसमान क्लियर है, धूप निकली हुई है, गो के कहीं कहीं थोड़े थोड़े बादल भी नज़र आ रहे हैं। अगर गुज़श्ता में दिनों की बात करूँ तो मरी में कल भी बर्फबारी देखने को मिली है, और ये पहली दफ़ा हुआ है मरी में कि माओ रोड और कश्मीर पॉइंट में बर्फबारी नहीं हो रही। हालांकि ये मरी के हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन कल बुरबन में बर्फबारी हल्की फुल्की देखने को मिली है। परसों जो बर्फबारी हुई थी वो माओ रोड के ऊपर नहीं हुई, वहाँ के तरफ नहीं हुई, लेकिन जो सराउंडिंग्स थी वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली है। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊँ तो बर्फबारी के बाद मरी का मौसम जो है वो बहुत ठंडा हो गया है। भाई मरी में ठंड बढ़ गई है, सो अगर आपने वीकेंड की कोई प्लानिंग करनी है तो अभी से कर लें, लेकिन देख के जाइएगा, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सयाह फिर। लेकिन इसी टुमारो इंशाल्लाह।